7.1 में पहले का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के अंदर दो बिंदु दिए हैं, एक के निर्देशांक है -5,7, दूसरे के निर्देशांक है -1,3। हमें इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? तो आपको सिंपल सा दूरी का फॉर्मूला लगाना है। तो दूरी का फॉर्मूला आपको बताया था पिछली क्लास में। दूरी का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का, बीच में प्लस आता है, यहाँ होल स्क्वायर आते हैं और ऊपर रूट होता है। ये जो आपके पास दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं में आप एक को x1 y1 मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो पहला है ना, ये x1 कोमा y1 है, और दूसरा मान लेते हैं अपने x2 यानी आप x1 की जगह क्या रखोगे? -5। क्या रखोगे? और y1 की जगह 7, x2 की जगह -1 और y2 की जगह 3। तो इस तरीके से अपने इसके अंदर मान रख देते हैं। तो मैं फटाफट मान रख रहा हूँ। रूट का रूट x1 की जगह -5 कितना है? बीच वाला माइनस हमें लगाना ही लगाना है। फिर है x2 का मान कितना है? अब यहाँ -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? 1, और ऊपर क्या है इसके? स्क्वायर प्लस। अब है y1 का मान 7, बीच में माइनस, y2 का मान 3, और ऊपर स्क्वायर है ही। बराबर की जगह बराबर लगा देते हैं, रूट का रूट लगा देते हैं। -5 और 1 कितने होंगे? -4। ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दो, प्लस 7 - 3 फिर 4 का स्क्वायर। आपको पता ही है रूट के अंदर -4 का स्क्वायर भी कितना होता है? 16, और 4 का स्क्वायर भी कितना होता है? 16। तो इस तरीके से ये 16 और 16 रूट 32 आ गए। कितने आ गए? आप चाहो तो रूट 32 यहीं छोड़ दो, या आप 32 को ऐसे गुणा के अंदर तोड़ो जिनका वर्गमूल आपको पहले से पता है। जैसे 32 को हम तोड़ने को तो 8 चौका 32 भी तोड़ सकते हैं, पर 16 गुणा 2 ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों ज़्यादा बढ़िया रहेगा? क्योंकि 16 का वर्गमूल हम जानते हैं। तो 32 को तोड़ देते हैं 2 हिस्सों में, 16 × 2। अब 16 का वर्गमूल आपको पता ही है 4। 2 का वर्गमूल पॉइंटों में होता है, तो पॉइंटों में लिखो मत, रूट लगा के छोड़ दो। 4√2। और ये एक दूरी है। क्या है? ये एक दूरी है, इसलिए आप इसके आगे इकाई शब्द जरूर लिखो। तो इस तरीके से हमने पहले के दूसरे सवाल के अंदर दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी निकाली। इसी तरीके से इसका तीसरा सवाल है, पहले का ही तीसरा सवाल। इसमें दो बिंदु दिए गए हैं आपको। कौन से दो बिंदु हैं? एक तो है ए बी, एक तो आपका बिंदु है ए बी। मान लेते हैं ये ए है। इस बिंदु का नाम नहीं दिया सवाल में, नाम हमने अपनी तरफ से लिख दिया ए। इसके निर्देशांक सवाल में दे रखे हैं ए बी। दूसरा बिंदु है, इसका नाम लिख देते हैं बी। इसके निर्देशांक है -a - b। अब आपको बताया था आप एक बिंदु को x1 y1 मानोगे, दूसरे को x2 y2, वो आप किसी को भी मान सकते हो। तो आज बताओ x1 y1 किसको माने? पहले को ही मान ले। तो ये अपना है x1 y1, ये x1 है, ये y1 है। अब जो दूसरा है इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। फॉर्मूला यही लगाना है दूरी वाला। दोबारा लिखूं या यहाँ से काम चल जाएगा? चल जाएगा तो ठीक है, फिर लगा देते हैं दूरी। अब की बार दूरी का नाम है ए बी। क्या नाम है? रूट के अंदर सबसे पहले क्या आता है बोलो? x1 आता है। क्या आता है? अब x1 की जगह है कितना? a। इस सवाल को ध्यान से समझ लेना। बीच में क्या आता है? x1 के बाद माइनस है। अब x2 की जगह कितना है? अब यहाँ -a लिखेंगे तो माइनस माइनस तो +a हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +a। और ऊपर क्या आता है? प्लस। अब आता है y1। बोलो y1 का मान। y1 की जगह कितना है? ये रहा y1 b।
माइनस y2 माइनस बी, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस बी ऊपर स्क्वायर। तो रूट का रूट a और a कितना हो गया, कितना हो गया 2a, और ऊपर क्या है इसके b और b कितना हो गया 2b, ऊपर क्या है। कई बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर स्क्वायर है ना तो a और a 2a लिख देते हैं, और स्क्वायर कैसे लिखते हैं पता है आपको, अलग से लिख के बताता हूँ। कई बच्चे ऐसे जोड़ते हैं a प्लस a का स्क्वायर है ना, वो ऐसे लिखते हैं कि a हो गया 2a ऊपर स्क्वायर है। ये बिल्कुल गलत है। आपको a और a क्या लिखना है 2a और पूरे का स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, पूरे का स्क्वायर लिखना है। अब बोलो ये कितना हो गया, रूट का रूट 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और b का, देखो 4 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, दोनों में 4 है कि नहीं है, तो आप लोग 4 को एक बार इन दोनों से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस है। अब बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और अंदर रहेगा रूट a स्क्वायर प्लस है। अब कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये 2 जो है इस रूट को काट देगा, ऐसा आपको लगता है कि ये जो a पर स्क्वायर है b पर स्क्वायर है इस रूट को काट देगा, पर ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता, इसके पीछे रीजन सुनो। पहले तो ये आंसर आ चुका है, आपको बता देता हूँ इकाई। अब सुनो इसके पीछे रीजन क्या है, ये कटता क्यों नहीं है। मैं आपको 1-2 उदाहरणों से बताता हूँ, 1-2 उदाहरणों से करते हैं अपने। जो सबसे सिंपल सा उदाहरण है आपके लिए वो ये सुनो। मान लो रूट के अंदर ऐसे है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आपके हिसाब से आपको ये लगता है कि ये स्क्वायर रूट को काट देगा, तो उत्तर कितना आ गया 7 आ गया। स्क्वायर तो आपके हिसाब से रूट से कटी गई, तो उत्तर कितना आ गया 7। अब इसको सही तरीके से करके देखते हैं। दोबारा बताओ, रूट का रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16। रूट का रूट 16 और 9 और 25 का वर्गमूल आता कितना है। अब आपको क्या लगता है 5 सही है कि 7 सही है, 5 सही है। एक और तरीका सुनो, एक और तरीके से देखो आप लोग। मान लो जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई पर स्क्वायर है, x प्लस वाई पे क्या है होल स्क्वायर है। अब इसके ऊपर रूट है, ये रूट स्क्वायर से कटेगा। मतलब अगर किसी चीज़ का इकट्ठा स्क्वायर हो ना, इकट्ठा स्क्वायर हो, वो रूट से कटता है। अब ये इससे कटता क्यों है वो सुनो, ये इससे कटता क्यों है, इसके पीछे एक और उदाहरण सुनो आप लोग। जैसे मान लो ये x प्लस वाई पे स्क्वायर है और स्क्वायर पे है रूट। अब आप कहोगे रूट स्क्वायर से कटता क्यों है, तो आपको बताऊं रूट का मतलब आधी घात होती है। पता है क्या आपको, ये नहीं पता है तो आपको बता दूं। जैसे x पर आपने रूट लगाया है ना, इसका मतलब ये होता है कि x के ऊपर आधी घात है। कितनी घात है, x की घात 1/2 है। यानी यहाँ पे जो ये x प्लस वाई का स्क्वायर है ना, इसके ऊपर आधी घात है। यानी ये ऐसे है x प्लस वाई का स्क्वायर और इसके ऊपर है आधी घात। इसके ऊपर क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने घात का नियम पढ़ा होगा 7वीं क्लास के अंदर। अगर x के ऊपर m घात और इस m के ऊपर फिर n घात हो तो घातों का क्या होता है गुणा। याद है क्या आपको, x की पावर m, m की पावर n हो तो x की पावर mn हो जाती है। अगर ऐसे ही नहीं समझ में आया तो आप मेरे को ये बताओ, x की पावर 2, 2 की पावर 3। अब बताओ x की पावर कितनी आएगी, 6 आएगी। कितनी आएगी, यानी घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होता है। घातों का क्या होता है, तो ठीक वैसे ही घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या होना चाहिए। चलो कर देते हैं, x प्लस वाई की पावर 2, 2 का गुणा किससे होगा 1/2 से। 2 से 2 कट गया। बताओ x प्लस वाई पे घात कितनी बची, 1 बची। 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब x प्लस वाई पे अगर होल स्क्वायर और होल स्क्वायर पे फिर रूट होगा तो स्क्वायर रूट से कट के सीधा क्या आएगा x प्लस वाई आएगा। और ये कटती क्यों है, इसके पीछे वजह बता दी आपको। रूट का मतलब होता है आधी घात। क्या होती है 1/2 घात।
और घात के ऊपर जब घात हो तो घातों का क्या होता है, गुणा। और जब 2 का 1/2 से गुणा करेंगे तो 1 की पावर बचेगी। समझ में आ गई बात। तो इस वजह से अगर पूरा होल स्क्वायर हो तो रूट कटता है, अगर ये स्क्वायर अलग अलग है तो नहीं कटता है। आपको अंतर बता दिया। समझ में आया ये सवाल? चलो ठीक है। तो 7.1 का तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में आपके सामने 3 बिंदु हैं, तीनों को मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ए के निर्देशांक 1 5, बी के 2 3, सी के -2 -11। अपने को पता लगाना है कि क्या ये सरेखी है, क्या ये सरेखी है। सरेखी का मतलब समप्लस रेखा यानी समान रेखा, यानी ये तीनों एक ही रेखा पर है या नहीं है, अपने को ये पता लगाना है। मतलब ये 3 बिंदु आपको दिए हैं, पहले का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। ये कह रहे हैं क्या ये इस तरीके से एक ही रेखा पे है क्या, अपने को ये बताना है। मान लो अगर ये तीनों एक ही रेखा पर हों तो क्या होगा आपको पता है। मान लो ए से लेके बी तक की दूरी है 3 सेमी, कितने सेमी है, और मान लो बी से लेके सी तक की दूरी है 4 सेमी। अगर ये तीनों एक ही सीध में है तो फिर ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए। अगर ये तीनों सरेखी है तो सीधी सी बात है ए बी प्लस बी सी का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब तीनों एक सीध में हो। अब तीनों अगर एक सीध में ना हो, मतलब इस तरीके से आ जाए, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ बी आ गया और सी ऐसे टेढ़ा आ गया। अब ये 3 है, ये 4 है, तो क्या ये 7 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। ये कभी भी 7 नहीं होगी, 7 से कम होगी, क्योंकि 7 तो तब होगी जब इसको क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। ये जो भुजा ऐसे है बी सी, इसको सीधा कर देंगे तो ये लंबाई बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी ये लंबाई, इस तरीके से सीधी हो जाएगी। ये अभी तो ऊपर है। अगर मैं इस सी को यहाँ की बजाय ऐसे और मोड़ दूँ, यहाँ ले आऊँ सी, ये सी जो है वो मैं यहाँ ले आऊँ तो ये तो और छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब अगर तीनों सरेखी नहीं है ना तो ए बी बी सी का जोड़ किसके बराबर नहीं आएगा, ए सी के बराबर नहीं आएगा। तो ए सी के बराबर यानी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी के बराबर तभी आएगा जब ये क्या होंगी, सरेखी होंगी। तो इसलिए अपने एक काम करते हैं, तीनों लंबाइयां निकाल के देखते हैं कौन कौन सी, ए बी बी सी और तीनों लंबाइयां निकालते हैं। तो सबसे पहले ए बी लंबाई, तो मैं ये फॉर्मूला ए बी लंबाई के लिए लिख देता हूं। अब ए और बी 2 बिंदु है, एक आपको x1 y1 मानना है और दूसरा, तो x1 y1 कौन सा मानोगे, ए या बी, ए मान लेते हैं, और x2 y2 बी। तो अब की बार लिखूं x1 y1 या अपने आप पहचान लोगे, पहचान लोगे। तो बताओ फिर x2 कौन सा है, x2 y2 है। अरे ये x1 y1 है, ये x1 ये y1 और ये क्या है x2 और ये, अब मान रखो फटाफट, बराबर का बराबर रूट का रूट, फटाफट बोलते जाओ। x1 का मान 1 माइनस x2 का ऊपर स्क्वायर प्लस y1 का माइनस y2 का ऊपर है, फटाफट कैलकुलेशन करो। 1 - 2 माइनस 1 का स्क्वायर 5 - 3 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 4 और 1 तो √5 इकाई आ गई। इसी तरीके से ए बी की बजाय अब अपने को बी सी दूरी निकालनी है। अब ए से कोई मतलब नहीं है, अब बी सी दूरी, तो बी सी दूरी है तो अपने एक काम करते हैं, ये जो पहला बिंदु है इसको मान लो x1, क्या मान लो इसको, और दूसरा x1 y1 इसको क्या मानोगे, x2 और अब ए क्यों नहीं ले रहे भाई, अरे ए को क्यों छोड़ दिया ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब हम ए से दूरी नहीं निकालनी, अब दूरी निकालनी है अपने को बी और, तो चलो बी सी दूरी निकालते हैं। सूत्र यही रखना है, सूत्र में कोई चेंज नहीं होगी। तो सूत्र वही है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 बोलो फटाफट माइनस x2
अब -2 है तो क्या हो जाएगा, +y1 माइनस y2 -11 है, क्या हो जाएगा, +11 ऊपर रूट का रूट 2 और 2 4 का स्क्वायर है, 3 और 11 3 और 11 और 14 का स्क्वायर है 196 और 16 202 होंगे। तो अरे कितने होंगे बताओ, 200। अब 212 का वर्गमूल हमें पूरा नहीं पता कितना होता है, इसलिए 212 के अगर 2 टुकड़े होते हैं जिनका आप लोग वर्गमूल जानते हो तो कर दो। होते हैं 212 के, 212 के टुकड़े नहीं होंगे, क्या होंगे, 6 का भाग नहीं लगता रहा इसमें, 6 का भाग नहीं लगता, कहाँ लगता है, नहीं लगता। 212 लगभग पॉइंटों में लिख दो कितना होगा। 5 का वर्गमूल लगभग कितना होता है, ये 2.2 के आसपास होता है ये लगभग। 212 किसके पास में है, 15 का 225 होता है और 14 का 196 होता है, तो ये लगभग बीच में ही है, लगभग बीच में ही होगा ये। तो 196 और 225 के बीच में है ये, बीच में, तो लगभग कितना आएगा ये 14.6 के आसपास आएगा। कितना आएगा, लगभग ये 14.6 के आसपास आएगा। अब दूरी निकालनी है आपको, एसी दूरी। कौन सी दूरी निकालनी है, एसी दूरी। चलो अब एसी दूरी निकालते हैं। अब ए और सी के बीच में, अब ये तो आपका क्या है कि x1 y1 है ही, x2 y2, इसको मान लो आप x1 और ये x2 y2, तो बोलो x1 कितना है 1 माइनस x2 कितना है -2 का कितना हो गया +2 ऊपर स्क्वायर, y1 का मान माइनस y2 कितना है -11 तो +11 का स्क्वायर कितना हो गया देखना रहे। 1 और 2 3 का वर्ग है 9, 5 और 11 16 का वर्ग है 9 प्लस में 256, तो 256 और 9 कितने हो गए रहे। अब 265 का वर्गमूल ये फिर पॉइंटों में आएगा। ये किसके पास में है, 256 के पास में है, यानी ये लगभग 16.1 के आसपास आएगा, क्योंकि 17 का वर्ग 289 होता है, वो तो बहुत दूर रह गया। या 16.2 मान लो इसको, लगभग इतना इकाई आ रहा है। अब आप ये देखो, क्या इन दोनों का जोड़ AB और BC का जोड़ AC के बराबर आ जाएगा। 14 और 2 ये 16.89 के आसपास आ रहा है और ये 16.2 ही है, तो ये एग्जैक्ट बराबर नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पे AB प्लस में BC बराबर नहीं है किसके, आपके पेपर में अगर सवाल आएगा तो ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ऐसे उत्तर आएगा 3, 4, 8। तो आप आराम से देख लोगे कि 3 और 4 का जोड़ 7 होता है, जो कि 8 के बराबर नहीं है। आपके से शायद पॉइंटों वाला लफड़ा नहीं रहेगा। तो ये बराबर नहीं आए लिख देना, अतः क्या नहीं है, अतः सरेखी नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक करोगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, 3 बिंदु सरेखी तब होंगे जब आप ए और बी के बीच में दूरी निकालोगे, बी और सी के बीच में दूरी निकालोगे, वो दूरी किसके बराबर हो, ए सी के बराबर हो, तब वो बिंदु तीनों क्या होंगे, सरेखी होंगे। ठीक है, तो ये चौथा सवाल 7.1 का, इसमें एक त्रिभुज दिया है ABC और ये पूछा है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्या। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्या। समद्विबाहु का मतलब समान दो भुजाएं, द्वि का मतलब दो, संस्कृत भाषा का शब्द, यानी जिसमें दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब इसके अंदर दो भुजा बराबर है कि नहीं, अपने को बिलांत लगा के तो इसको नाप नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र से इनकी लंबाइयां निकालनी पड़ेगी। शायद आपको आती होगी। तो सबसे पहले कौन सी दूरी निकालें,
ए बी। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। फॉर्मूला आपको पता ही है, ये ए और बी है। एक को x1 y1, एक को x2 y2, आपकी मर्जी है। मैं इसको x1 y1 लिख रहा हूँ और इसको, अब फटाफट बोल दो। x1 का मान 6 माइनस x2 का मान ऊपर स्क्वायर बीच में प्लस, y1 का मान 4 माइनस y2 का मान -2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, रूट का रूट 6 में से 5 गया, 1 का वर्ग 1 प्लस 4 2 6 का वर्ग करना है क्या, कितना होता है 6 का वर्ग, 36। 36 और 1 है तो रूट 37 इकाई ए बी की लंबाई आ चुकी है, रूट 37। इसी तरीके से हम बी सी की लंबाई निकालेंगे और इसी तरीके से ए सी की लंबाई निकालेंगे। तो अब फटाफट बी सी की लंबाई और देख लो। आप अपनी मर्जी से बी सी, ये x1 y1 लिखा ही पड़ा है, क्यों छेड़े, इसको क्या मान लो, अब फटाफट चेप दो। बोलो x1 का मान 6 माइनस 7 ऊपर स्क्वायर y1। आपको अब तक पता चल गया होगा, पहले x वालों को घटाना होता है और फिर y वालों को। तो y1 का मान 4 माइनस y2 का, तो -2 का क्या हो गया, फटाफट बताओ। 6 में से 7 गए, 1 बचता है, अरे मूर्खों -1 बचता है। -1 का स्क्वायर 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 और 1 तो रूट 37, 2 तो आ गई बराबर, पर क्या पता तीसरी भी आ जाए, ये समद्विबाहु ना होके समबाहु हो जाए। तो तीसरी मौखिक की निकाल लेते हैं, ए सी। तीसरी मौखिक की आपको पहले किसका घटाना होता है, x वालों का। 7 में से 5 गया 2 और ऊपर क्या करना है, स्क्वायर बीच में प्लस, -2 में से -2 गया 0। जैसे 2 में से 2 जाने से 0 जाता है, -2 में से -2 गया 0। 2 का स्क्वायर है 4 का वर्गमूल है, तो तीसरी लंबाई 2 ही आई है। तो बराबर कितनी आई इसमें, 2 बराबर आई है, तो कौन सा है, अगर तीसरी बराबर आ जाती तो कौन सा होता, और तीनों बराबर नहीं आती तो विषम बाहु होता। समझ गए, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। छठा सवाल 7.1 का, ये 7.1 का छठा सवाल है। इसमें आपको 4 निर्देशांक दिए हैं, 4 निर्देशांक दिए हैं और ये कह रहा है कि बताइए ये चतुर्भुज किस प्रकार का है। ये कह रहा है बताइए चतुर्भुज किस प्रकार का है। अब देखो चतुर्भुज के टाइप कौन से होते हैं, यहाँ चतुर्भुज है इसलिए मैंने चारों शीर्ष क्रम से लिखे हैं, ए बी, बी के बाद सी, इधर मत लिख देना, क्रम से चलेगा ए बी सी डी। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से ए लिखना शुरू करो, आप ए यहाँ भी लिख सकते हो। ए यहाँ लिखोगे तो बी सी डी, या ए यहाँ से लिखोगे तो ए बी सी डी। आप इस तरीके से किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, लेकिन वो घूमना चाहिए ऐसे क्रम से, या ऐसे नहीं हो सकता कि ए बी फिर आप इधर जाने के बाद अचानक इधर आ जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो इस तरीके से पहली बात तो क्रम से लिखना है। अब दूसरी बात ये पूछ रहा है चतुर्भुज किस टाइप का है। त्रिभुजों के प्रकार होते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पे इतने ही होते हैं। अब चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे वर्ग चतुर्भुज होता है कि नहीं होता है। आयत में कितनी भुजाएं होती है, तो चतुर्भुज तो हो ही गया। सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो ये कह रहा है ये इसमें से किस टाइप का है, ये कह रहा है इसमें से ये किस टाइप का है। तो सबसे पहले देखिए समांतर चतुर्भुज कौन सा होगा, जरा ध्यान से समझना इन चीज़ों को। सबसे पहले बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। अगर आपको बीच में कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। देखो बेटा, समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये चतुर्भुज है,
ये लगभग इसके समांतर ही है ना। जैसे ये ए बी सी डी, आपको साफ दिख रहा है जितनी लंबाई ए बी की है उतनी लंबाई किसकी है, सी डी की। अगर ये 10 सेमी है तो ये भी कितने सेमी होगी, अगर ये 4 सेमी की है तो ये भी कितनी होगी। यानी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये याद रखना, समांतर चतुर्भुज के अंदर ए बी भुजा है इधर वाली, वो इधर वाली के बराबर लंबाई की होगी। दूसरी बात, इधर ए डी भुजा है वो भी बराबर होगी बी सी के, लेकिन विकर्ण इसमें बराबर होने जरूरी नहीं है। विकर्ण कितने होते हैं चतुर्भुज में, एक तो ये रहा बी डी और एक ये रहा ए सी। आपको क्या लगता है ये ए सी विकर्ण बी डी के बराबर है लंबाई में, बराबर है क्या? ये बराबर हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। यानी ए सी विकर्ण बराबर नहीं होगा, ये विकर्ण है, विकर्ण ए सी बराबर नहीं होगा बी डी के। क्या कह रहे हो बेटा? तो समांतर चतुर्भुज साबित करने के लिए आपको आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां बराबर करनी पड़ेगी और विकर्ण बराबर नहीं साबित करने होंगे। तो इससे ये प्योर समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। समझ में आई बात ये आपको? अगर मान लो आमने अच्छा, समांतर चतुर्भुज में ये भुजाएं समांतर भी होती है, ये वाली भुजा इसके समांतर होती है और ये वाली भुजा इसके समांतर होती है। हालांकि इस सवाल के अंदर हमें समांतर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लंबाइयां निकालनी है। क्या निकालनी है? अब समांतर चतुर्भुज के बाद आते हैं आयत पर। 2 नंबर है आयत। अब आयत में भी आपने सुना होगा आमने सामने की लंबाई बराबर होती है। अरे नहीं सुना क्या? आयत की लंबाई क्या होती है? आमने सामने की भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। तो चलो एक आयत और बना देते हैं इस तरीके से, इसका नाम भी ए बी सी डी है। इसमें भी आपको ए बी भुजा है वो सी डी के बराबर करनी पड़ेगी और ए डी भुजा किसके बराबर करनी पड़ेगी? जैसे इसमें बराबर की थी वैसे ही इसमें। तो समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की बराबर होती है, आयत में भी आमने सामने की बराबर होती है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? विकर्ण आयत के बराबर होंगे। जितना लंबा ये बी डी विकर्ण होगा उतना ही लंबा ये ए सी विकर्ण होगा, ये फर्क है। यानी आपका बी डी विकर्ण बराबर होगा ए सी के, बी डी विकर्ण जो है वो बराबर होगा। ये बराबर अगर साबित हो गया, विकर्ण और बराबर हो गए दोनों, तो ये आयत बन जाएगा। और अगर भुजा भुजा आमने सामने वाली बराबर हुई तो ये विकर्ण बराबर ना हो तो फिर ये मात्र समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? मात्र ये। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं? समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं क्या इसको? कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज में सिर्फ इतनी सी शर्त होती है कि आमने सामने वाली लंबाइयां क्या होनी चाहिए? बराबर। विकर्ण भले ही बराबर हो चाहे ना हो, अगर विकर्ण बराबर हो गए तो फिर उसको आप समांतर चतुर्भुज की बजाय क्या कहो? आयत कहो। क्या कहो? लेकिन आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। वही बात है कि एक मान लो रसगुल्ला है, उसको मिठाई कह सकते हैं क्या? कह सकते कि नहीं कह सकते? लेकिन मिठाई की बजाय उसे रसगुल्ला कहना ज़्यादा उचित है। क्यों? क्योंकि उसका नाम रसगुल्ला है पहले से। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब जैसे मेरा नाम मुबारक है तो आप ये कहोगे कि ओए आदमी इधर आ। अरे भाई मेरा नाम है, आप मेरा नाम लो ना। तो वही बात है भाई, हाँ हम आदमियों की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है। ये सबसे पहले इसका नाम है आयत। आप चाहो तो इसे समांतर चतुर्भुज कह सकते हो क्योंकि इसमें समांतर चतुर्भुज वाले सारे गुण हैं। समझ में? ये कहने को तो इसको चतुर्भुज भी कह सकते हो। आप कह दोगे हम तो इसको चतुर्भुज बोलेंगे, आयत नहीं बोलेंगे, ये चतुर्भुज भी तो है कि नहीं है? आप कह दोगे हम तो इसको रेखाखंडों का समूह बोलेंगे, इसमें रेखाखंड भी अच्छे हैं, लेकिन इसका स्पेसिफिक नेम क्या है? आयत। अब बात करते हैं तीसरे चतुर्भुज की।
तीसरा चतुर्भुज है सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज नाम से ही पता चल रहा है इसमें सब कुछ समान है, मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। इस तरीके से इसकी चारों भुजाएं लंबाई में बराबर होंगी। इस तरीके से ये लगभग आपको बराबर ही नजर आ रही होंगी। ये चारों लंबाइयां इसमें बराबर होगी। ए बी बराबर होगी सी डी के बराबर होगी, बी सी के बराबर होगी ए डी के। ये लंबाई अगर 6 सेमी है तो ये भी 6 सेमी होगी, और ये भी 6 सेमी होगी, ये भी 6 सेमी होगी। सम चतुर्भुज में चारों बराबर होती है, ये पहली शर्त है इसकी। विकर्ण इसमें बराबर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना जिस वक्त विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे उस वक्त इसको वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? तो इसमें विकर्ण बराबर नहीं होने चाहिए, यानी आप ये कहोगे कि एसी विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए किसके? बीडी विकर्ण के, तो ये सम चतुर्भुज होगा। तो क्या होगा ये? अब एक बचा है चौथा वर्ग। वर्ग के अंदर भी चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग के अंदर भी चारों बराबर होती है, पर इसमें विकर्ण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब विकर्ण भी बराबर हो गए तो आप इसे वर्ग कहो। इसे क्या कहो? जब तक विकर्ण बराबर ना हो तब तक क्या कहो? सम चतुर्भुज। आप इसको सम चतुर्भुज भी कह सकते हो क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है। सम चतुर्भुज की इतनी सी शर्त होती है कि चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, वर्ग विकर्ण बराबर हो चाहे ना हो। ये विकर्ण मैंने बराबर लिखे, कंपलसरी नहीं है। अगर बराबर आ जाए तो भी आप उसे क्या कहोगे? सम चतुर्भुज। लेकिन उसका फिर सही नाम वर्ग होगा। क्या होगा सही नाम है? उसको वर्ग कहना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, तो अपने काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बी सी, सी डी बराबर ए डी। ये चारों बराबर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण लंबाई में आपस बराबर होने चाहिए। आप ये मत समझ लेना कि ये 6 है, ये 6 है, ये 6, ये 6, तो विकर्ण भी 6 होंगे। 6 नहीं होंगे विकर्ण। विकर्ण इसमें आएगा 6√2। कितना आएगा? ये अगर 6√2 लंबाई का है तो ये भी कितना होना चाहिए? 6√2 लंबाई का। विकर्ण आपस में बराबर होंगे, ना कि भुजाओं के बराबर होंगे। हाँ, भुजाएं चारों आपस में बराबर होगी। तो आपको ये चारों मैंने अलग अलग बता दिए। अब बचता है समलंब चतुर्भुज। उसमें कुछ भी बराबर होना जरूरी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं, बस आमने सामने की भुजाएं समांतर होना जरूरी होती है। क्या होती है? अलग से बता ही देता हूं। वो जो पांचवा होता है ना, पांचवा, वो होता है समलंब चतुर्भुज। कौन सा होता है? समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होना जरूरी है। यहाँ हम समांतर नहीं चेक कर सकते। लंबाइयों का इसमें कोई रोल नहीं होता। कोई सी भी कितनी लंबाई की हो सकती है, कोई सी भी कितनी लंबाई की हो सकती है, इससे समलंब चतुर्भुज परिभाषित नहीं होता। भाई मैं ये कह दूं कि चारों भुजा बराबर नहीं है तो समलंब चतुर्भुज है, ये कहना गलत है। समलंब चतुर्भुज कब होता है? जब भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो? समांतर हो। और इसमें हम समांतर चेक नहीं कर सकते। तो समांतर चेक नहीं कर सकते तो समलंब चतुर्भुज होगा या नहीं होगा ये बताना संभव नहीं है। तो आप इन चारों में से ही एक बताओगे। समझ गए आप लोग? और अगर इन चारों में से कोई एक नहीं आ रहा है तो आप कह दोगे ये साधारण चतुर्भुज है। ये क्या एक है? साधारण चतुर्भुज है। तो ये आपको ठीक से समझ में आया क्या नहीं आया समझ में? कईयों को ये कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ा सा बता दूं आपको मैं कि समांतर चतुर्भुज और आयत में ये कैसे याद रखें कि विकर्ण बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ये तो सिंपल सी बात है, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होंगी? दोनों में बराबर होंगी। अब विकर्ण याद रखें कि नहीं रखें? कैसे याद रखें कहने का मतलब, एक मिनट सुनो आप लोग। समांतर चतुर्भुज में ये जरूरी है क्या ये कोण 90 डिग्री का हो? बताओ। आयत में तो जरूरी है। आयत में तो क्या जरूरी है बताओ?
आयत में तो ये कोण कितना होना जरूरी है, इसका मतलब हमें आयत को ऐसे सीधा बनाना ही पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज में ये 90 होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप समांतर चतुर्भुज को ऐसे पिचका दो, आप ऐसे इसको और पिचका दो, थोड़ा सा और पिचका दो, और पिचका दोगे तो ये विकर्ण क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। जैसे मैं एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ, जैसे ये चतुर्भुज है, अब देखो ये समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं क्या है, लंबाई में बराबर है, लेकिन विकर्ण देखो एक तो बहुत छोटा हो गया और एक बहुत लंबा हो गया। तो समांतर चतुर्भुज के अंदर विकर्ण बराबर लंबाई के होने जरूरी नहीं है। ऐसे ही समचतुर्भुज में, ये समचतुर्भुज है, ये विकर्ण यहाँ पे ज़्यादा लंबा है, ये वाला विकर्ण और ये वाला छोटा है, लेकिन वर्ग के अंदर आपको 90 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा, तो विकर्ण दोनों क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। ये विकर्ण छोटे बड़े नहीं बन सकते वर्ग के अंदर। बाकी वर्ग और समचतुर्भुज में क्या चीज़ सेम है, अरे दोनों में समानता क्या है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है और इसकी भी, लेकिन विकर्ण इसमें छोटा हो सकता है। जैसे मैं एक और समचतुर्भुज बना रहा हूँ आपके सामने इस तरीके का, ये समचतुर्भुज है, इसमें चारों भुजाएं दो दो सेमी की, कितने सेमी की है, लेकिन ये विकर्ण बहुत छोटा है, ये विकर्ण बहुत लंबा है। तो विकर्ण समचतुर्भुज में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन भुजाएं चारों बराबर होगी। वर्ग में विकर्ण बराबर होंगे ही होंगे। गुण धर्म तो इसमें और बहुत होते हैं। समचतुर्भुज के देखो ये 4 आकृतियां हैं आपके सामने। अलग से विकर्णों की क्वालिटी बताऊं या इतने से काम चल जाएगा, बोल के बता देता हूं, याद रखो तो रख लेना, या अलग से इसके लिए अपने क्लास लगा लेंगे। इन चतुर्भुजों के बारे में डिटेल से थोड़ा सा बता देता हूं। क्या यहाँ ये कोण आपको 90 दिख रहे हैं, दिख रहा है 90? ये समांतर चतुर्भुज में विकर्णों के बीच में कोण ये 90 दिख रहा है क्या आपको? ये 90 नहीं है, लेकिन इन चारों ही आकृतियों में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? चारों ही आकृतियों के अंदर समद्विभाजित होते हैं, चारों में, सब में बराबर बराबर कटते हैं। कैसे? अगर इस विकर्ण के इस भाग की लंबाई 3 है तो इधर वाले की भी कितनी होगी? इधर वाले की लंबाई अगर 5 है तो इधर वाले की लंबाई भी 5 होगी, यानी परस्पर समद्विभाजित होंगी। ये वाला विकर्ण BD इस वाले के 2 टुकड़े कर देगा बराबर, 5 इधर 5 इधर। ये लेगा बदला, ये क्या करेगा, ये इसके 2 टुकड़े कर देगा, 3 इधर 3 इधर। इसे कहते हैं समद्विभाजित होना। क्या होना? इसमें भी समद्विभाजित होंगे। अगर इधर वाला 4 है तो इधर वाला भी 4। और आपको पता है आयत के अंदर विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं कि नहीं होते? तो इधर वाला भी ये टुकड़ा अगर 4 है तो ये वाला टुकड़ा भी कितना होगा? यानी इस विकर्ण ने इसके 2 टुकड़े कर दिए और इस विकर्ण ने इसके 2 टुकड़े कर दिए। क्या इनके बीच में कोण 90 डिग्री होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। तो ये सिर्फ समद्विभाजित है, लंब नहीं है आपस में। आपस में क्या नहीं है? ये लंब नहीं है। इनमें देखो ये समद्विभाजित तो होंगे ही होंगे। अगर इधर वाला 3√2 है तो इधर वाला भी 3√2 होगा, और इनकी लंबाइयाँ विकर्ण की बराबर होती है इसमें, तो ये भी 3√2 है तो ये भी 3√2। ये समद्विभाजित होने के साथ साथ प्लस में लंब होंगे। प्लस में क्या होंगे ये? यानी इनके विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं। वर्ग के विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं। इसमें क्या लगता है आपको, ये कोण 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? समचतुर्भुज के विकर्ण भी परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? तो वर्ग
और समचतुर्भुज के विकर्ण है वो परस्पर लंब समद्विभाजित, तो मैंने पहले ही बता दिया चारों के होते हैं। इन दो के आपस में 90 डिग्री पे और कटते हैं, इनके 90 डिग्री पे नहीं कटते। ये बात समझ में आ गई क्या? इनके 90 डिग्री कौन दिख रहा है क्या आपको बीच में? इनके लंब नहीं होते आपस में, इन दोनों के लंब होते हैं। समद्विभाजित आपस में चारों के होते हैं। कहने का मतलब अगर ये विकर्ण 6√2 है पूरा, तो इधर होगा 3√2 और इधर भी कितना होगा 3√2। ये वाला विकर्ण इसमें बराबर नहीं होता समचतुर्भुज में। हाँ, इतना जरूरी है कि अगर ये 2√2 है तो ये भी कितना होगा 2√2, और आपस में ये 90 पे कटेंगे। तो 90 पे आपस में किस किस के कटते हैं? समचतुर्भुज और इसमें आपस में 90 पर है, नहीं कटते। और समद्विभाजित चारों के होंगे। किसके होंगे? ये बात 8वीं क्लास में आती है। ये चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई है ये 8वीं क्लास की बात है। समझ में आया? ये नहीं आया तो घर जाके वीडियो में दोबारा देख लेना, ठीक है। तो इस चतुर्भुज के अंदर हमने 6 की 6 लंबाइयां निकाल ली। सबसे पहले ए बी लंबाई निकाली है, जैसे पिछले सवालों में निकाली थी। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर ऊपर रूट। तो उस तरीके से ए बी की लंबाई आई है 2√2। इसी तरीके से बी सी की लंबाई भी 2√2। इसी तरीके से सी डी की 2√2 और ए डी की लंबाई भी 2√2। फिर ये विकर्णों की लंबाई भी निकाल के देखी, ए सी और बी डी, इनकी लंबाइयाँ 4 आई है। कितनी आई है? तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि चारों भुजाएं लंबाई में बराबर हैं। चारों भुजाएं लंबाई में बराबर वर्ग में होती है और समचतुर्भुज में होती है। किस में होती है? तो या तो ये वर्ग होगा और या फिर ये समचतुर्भुज होगा। अब वर्ग होगा कि समचतुर्भुज होगा, इसका फैसला करेंगे विकर्ण। कौन करेंगे? अगर विकर्ण लंबाई में बराबर है तब तो होगा वर्ग, और विकर्ण अगर लंबाई में बराबर नहीं है तो होगा समचतुर्भुज। अब इसमें क्या विकर्ण लंबाई में बराबर है? बराबर है। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर है कि ये वर्ग होगा, ये नहीं होगा। क्या होगा ये? अगर सोचो इसमें केवल चारों भुजाएं बराबर आती और विकर्ण बराबर नहीं आते तो ये क्या होता? तो ये समचतुर्भुज होता। क्या होता? और अगर आमने सामने वाली बराबर आ जाती, मतलब ये 3 ये 3 ये 5 ये 5, तो या तो आयत होता और या फिर समान चतुर्भुज। अब फिर आयतकार समान चतुर्भुज का फैसला कौन करता? विकर्ण। विकर्ण बराबर हो जाते तो होता आयत, विकर्ण बराबर नहीं होते तो होता। तो इस तरीके से आपके ये जो छठा सवाल है इसमें 3 सवाल है, तो एक आपको बता दिया, बाकी 2 आप खुद कर लें, ठीक है।